हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देंगे उसको, ताकि सबको समझ में आ जाए एक बार फिर से, ताकि लिंक भी जुड़ जाए। चलिए, पहला प्रॉपर्टीज था, आपको ये बताया गया, याद रखेंगे सारे प्रॉपर्टीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हमारी शुरुआत होती है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 हम एक एक पढ़ते हैं और बारी बारी बताते हैं आपको। पहला प्रॉपर्टी लिखा था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब रो को कॉलम कर दे, कॉलम को रो कर दे, उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला केस इस चीज को हम लोग ऐसे ही बताए थे, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, चूंकि पता है ना रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर उसका ट्रांसपोज निकलता है, तो इस स्थिति में उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में बराबर होगा। चलिए जी, ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या लिखा गया था आपको? सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखा गया था कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, ध्यान रखेंगे इसमें क्या है कि रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे। लेकिन दूसरा वाला में कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो को, मतलब R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दे या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, मतलब रो को रो से, कॉलम को कॉलम से सिर्फ इंटरचेंज करेंगे, तो उस स्थिति में उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू आ रहा है इंटरचेंज करने से उसका मान निगेटिव हो जाएगा। मान लिया जाए कि उसका डिटर्मिनेंट आया कुछ भी, उसका अगर हम लोग दो रो को आपस में इंटरचेंज करके निकालेंगे डेल्टा 1 तो उसका मान नेगेटिव हो जाएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था, प्रूफ के साथ दिखाया गया था। थर्ड प्रॉपर्टीज आपको दिखाया गया कि यदि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब अगर दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट आपस में क्या हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब कि सेम हो, तो उसका वैल्यू 0 होगा। तीसरा आपको ये बताया गया कि अगर R1 एंड R2 या C1 एंड C2 R क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, मतलब दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाएगा। आइडेंटिकल का मतलब सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये आपको बताया गया था। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया था कि if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by constant k then its value gets multiplied by k। कहता है 4 नंबर में कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर हम k से गुना कर दें तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी उसका k गुना हो जाएगा। मतलब एक रो में कर देंगे गुना तो 1 k हो जाएगा। अगर 3 गो रो है, मान लीजिए तीनों रो में करना होगा k से, तो यहाँ पर 3 गो k आएगा, मतलब k का क्यूब हो जाएगा। जबकि मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी अंक से गुना करते तो सारे एलिमेंट में करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट थोड़ा उससे अलग है। इसमें कहता है कि हम लोग जब किसी से गुना करते हैं तो वो क्या होता है, 4.2 डाल देंगे बना करके, ठीक है। कल फिर 4.3 डाल देंगे, हो सकता है आज ही 4.3 डाल दें, अथवा टाइम के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हम आपको यहाँ थ्योरी समझाते जाएंगे और आपको जो है कि नहीं एक एक एग्जाम्पल को लेकर के, एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को लेकर के डील करते रहेंगे और वहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखते ही कैसे समझा करके डाल दिया जाएगा। उसके बाद यदि उसमें कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया कैप्टन, तो उसको आप अगले दिन जब यहाँ पे चालू होगा तो आप पहले ही टेलीग्राम पे भेज देंगे कि प्रिंस हमको ये वाला समझ में क्वेश्चन सिर्फ नहीं आया है। आप कल जब स्टार्ट करेंगे ना तो जूम ऐप पे हमको इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। ऐसे फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज वो जूम ऐप, वो क्या बोलते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लेंगे और ये वाला भी रिकॉर्डिंग है, इसको भी हम लोग डाल देते हैं, ठीक। आप इसको भी देख लेंगे। और एक बात और जितने सारे लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने, अगर कोई भी हो सगा संबंधी, अगर मान लो कोई 12th क्लास में है तो उसको भी शेयर कर देंगे, बता देंगे। पता ही है इसमें तो ये सब खेल ही है, शेयर करना, लाइक करना, क्या क्या होता है भाई,
हमको तो पूरा पता नहीं है जी, मेरा एक छोटा भाई ये सब करता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वही कर भी रहा है, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग क्या क्या सब आगे का देखते हो सब क्या स्टार्ट किया सब, ठीक। फिर भी तो आप लोग उसको अधिक से अधिक, और उसको क्या करेंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। एक काम करेंगे, आप क्या कीजिएगा ना, उसके नॉर्मल स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, 1.25 गुना 1.5 गुना कर दीजिएगा स्पीड को, और जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार समझ चुके हैं। एक बार आपको रिवाइज करना और एक्सरसाइज पूरा देखिएगा। थ्योरी वाले को ना देखते वक्त स्पीड दुगना करके, दुगना तो बहुत तेज होगा, आपको समझ नहीं आएगा, बहुत फास्ट आवाज़ सुनाई देगा। आप उसको नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा करके और उसको आप पूरा सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। सबके पास मोबाइल है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस नोट की, जो नोट में आपको 2 लिखा गया होगा। नोट में ये बताया गया है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, आप इसके बाद जो है कि नोट वाली बात हम लोग करेंगे। इफ डेल्टा 1 इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई अप्लाइंग आर आई टेंड्स टू के आर आई या सी आई टेंड्स टू के सी आई टू द डिटर्मिनेंट डेल्टा, देन डेल्टा 1 इज इक्वल टू के डेल्टा। भाई देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में अगर आप के से गुना कर दें, जैसे मान लिया जाए ये कोई डिटर्मिनेंट है 2 3 4 0 5 0 3 0 6, कुछ भी ले लिया जाए, और इसमें हम क्या कहते हैं ना, इसके R1 में हम के से थोड़ा गुना कर देते हैं, ठीक है। के से अगर गुना करेंगे तो एक दूसरा डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इसमें के से गुना करना, के का मान के चलिए अपने से कुछ है 3 है, चलिए तो 3 दूने 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, ये 0 5 0 3 0 6। हमने क्या किया, किसी एक रो में किसी एक कांस्टेंट से गुना कर दिया। अब कहता है कि भाई देखो मेरा ये नोट यही बता रहा है, यही इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट का पूरा वैल्यू उतना गुना हो जाएगा। जैसे देखिए आप इसका वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालना आप सीख चुके हैं, कैसे निकाला जाता है पता है ना। सेकेंड रो में एक 2 जीरो है तो इसी को हम ले लेंगे, तो कैसे निकलेगा देखिए, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका वैल्यू। तो भाई देखो एकदम स्पष्ट समझो, जिसमें ज्यादा जीरो हो उसी रो के एलोंग आप इसको प्रसारित करें, एक्सपेंड करें। तो हम करते हैं R2 के एलोंग, R2 के एलोंग 2 जीरो है, आराम से हो जाएगा। तो हम 5 लेंगे, 5 लेंगे तो देखिए उसका रो और उसका कॉलम हट जाएगा, तो 2 3 4 6 बच जाएगा, 2 3 4 6। दूसरी बात आप समझिए कि इसका चिन्ह क्या होगा, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है, और मैंने बताया है ऐसा पढ़ेंगे प्लस माइनस प्लस ऐसे भी आ जाएंगे, या फिर आप जानते हैं कि डायगोनल है तो प्लस ही होगा। इसका वैल्यू कितना आया भाई 5। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 6 से 2 में करेंगे 12, 4 से 3 में करेंगे 12, 5 से ओहो 5 गुना 0, ये तो 0 हो गया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग देखेंगे, चलिए एक 0 आ गया। अगर हम इसका वैल्यू निकालें थोड़ा सा देखने के लिए, चलिए इसका निकालते हैं तो फिर वही बात है, यहाँ पर देखिएगा 5 और इसी के लेते हैं x2 की तरफ, और फिर इसमें हो जाएगा ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो 6 12 3 6, तो 5 6 6 कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, ये भी 0 ही हो गया। लेकिन आप 0 हो गया, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कर रहे होंगे। अब देखिए यही बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहाँ 3 गुना हुआ, हो गया। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर आप किसी एक रो में 3 से गुना करेंगे ना तो पूरा वैल्यू 3 गुना हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या आया था 12 और यहाँ क्या आया है 36। भले ही ये 0 हो जा रहा है, इस कारण से 0 लग रहा है तो 0 आपको लग रहा है कि तो बराबर आ गया, ऐसा नहीं है। 12 है ये 36 से 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 12 3 36 नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यही आपको नोट में लिखा होगा कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के एक रो में या एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो आपका पूरा डिटर्मिनेंट उतना गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद नोट नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। नोट नंबर 2 में ये बात कहा गया है, लिखा है, कह रहा है कि इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक Ri tends to Ri plus Krj is done in one step, care should be taken to see that a row that is affected in one operation should not be used in another operation। देखिए उसके बाद देखिए a similar remark applies to column operation। देखिए हम लोग बना रहे थे जब 3.4, आपने वहां भी देखा था एक चीज,
और यहाँ भी हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। कहता क्या है कि जब आप डिटर्मिनेंट को बना रहे हैं और यदि आप किसी रो पर कोई अप्लाई कर चुके हैं, जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है और आप यहाँ पर कोई मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप ऐसा लिख रहे हैं कि R1 टेंड्स टू 3 R1, ऐसा कुछ R1 में 3 से गुना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर जिस रो में काम कर रहे हैं एक बार, आप उसी रो में एक साथ यहीं पर नहीं कर सकते। यहाँ पर फिर अगर करना है तो आप R2 में कर सकते हैं, R3 में कर सकते हैं, लेकिन R1 में ही एक ही स्टेप के दौरान एक ही रो में आप दो काम नहीं कर सकते। बस यही आपको समझा रहा है। मतलब एक साथ आपको अगर काम करना है एक ही स्टेप में, तो दो रो पे अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक ही रो या एक ही कॉलम पे आप दो काम एक स्टेप में नहीं कर सकते हैं, अलग अलग स्टेप पे आप कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए संविधान का कानून भी है कि वैसे आप पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि एक गुनाह के लिए एक दोषी को 2 बार सजा नहीं दिया जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चोरी किया और उसको एक जगह सजा मिल गया तो फिर उसी के लिए दूसरी जगह सजा नहीं मिलेगा, समझ गए। ऐसे यहाँ भी है, अगर आपको एक ही आदमी पे काम करना है, R1 पे ही आपको अप्लाई करना है कोई अगर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप R1 पे एक ही स्टेप में दो काम नहीं कर सकते हैं कि 3 से गुना भी कर देंगे और उसको जोड़ भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, या इसमें 3 से गुना भी कर देंगे और फिर एक बार 4 से भी गुना कर देंगे, दो काम नहीं कर सकते हैं। यही बस समझा रहा है, बस और कुछ नहीं है। इस प्रकार से आप ये और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक्सरसाइज को दिखाने का। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7। देखिए 1 से लेके 7 तक आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी का प्रयोग करके और बिना एक्सपेंड किए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है या प्रूफ करना है। ठीक है। 7 तक है प्रूफ ही करने वाला, तो आप इसको प्रूफ कीजिएगा। उसके बाद आगे में कैलकुलेट करने वाला भी है, शायद इसमें सब प्रूफ ही करना है, वैल्यू तो निकालना नहीं है। ठीक है। तो प्रूफ करना है तो हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग लास्ट के 2 ऑब्जेक्टिव जो है पहले उसको डील करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और 2 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव दिया और पता है 50 ऑब्जेक्टिव में ये सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। पहले आप इसको टिक मारिए और फिर दोनों के बारे में बात कीजिए। चलिए तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 15। एक्सरसाइज का बुक आप निकाल लीजिए और उसके बाद एक एक क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हम पढ़ भी रहे हैं, फिर यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, हालांकि पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, और यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन थोड़ा डील कर रहे हैं, और यूट्यूब वाला देख करके आपको जो समझ में नहीं आए अगले दिन क्वेश्चन पहले ही भेज देंगे, प्रिंट भी हमको ये नंबर वाला क्वेश्चन सिर्फ समझ नहीं आया हम उसको एक जगह लिख लेंगे, अगले दिन समझा देंगे यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत? वैसे तो हम आप बोल के बताएंगे ही, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो एक्सरसाइज 4.2 का आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, जो कि पता है ऑब्जेक्टिव 50% का है, तो आधा तो ऐसे हो जाएगा।